नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अप्रैल महीने के करंट अफेयर में 50 प्रश्न हमने देख लिए थे और इन 50 प्रश्नों की जो वीडियो है, जो क्लास है, आपको मिल गई है। सेकंड हम एपिसोड इसका करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर इसका करने जा रहे हैं और इसमें 51 से 100 तक के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास 60 प्रश्न और बचेंगे, इसको अगले एपिसोड में हम कर लेंगे। उद्देश्य है कि पूरा रिवीजन आपका हो जाए। व्याख्या पे भी ध्यान दीजिएगा। व्याख्याएं सारे क्वेश्चंस में हम जितनी जरूरी होती है उतनी करते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि आपका जो प्रश्न, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो पूरा तैयार हो जाए। झारखंड में त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ। एक तो स्टेट से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है कहां पर हुआ, तो झारखंड में हुआ और ये किस जिले में स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो झारखंड में ये हादसा जो हुआ है, ये देवघर जिले में हुआ, देवघर जिले में। और ये रोपवे जो होते हैं, आप देखते हैं रोप पे ऐसे ट्रॉली चलाई जाती है, इसमें 4-4 लोग नॉर्मली बैठते हैं और ये जा रहे थे और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई इसकी बेल्ट में, तो इसके जांच के आदेश भी दिए गए। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश भी दिए हैं और घायल लोगों के इलाज के लिए जो लोग इसमें पीड़ित हैं उनको मुआवजा भी 5-5 लाख रुपए की सहायता भी देने की बात की गई है। 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2026 में है तो होगा, 23वां राष्ट्रमंडल है। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो 2026 आपसे पूछा जाएगा, दूसरा है कि आपसे कह दिया जाए कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होगा। तो ये दोनों तरीके से आप इसको तैयार रखिए और ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया प्रांत पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर यह आयोजित किया जाएगा। मेलबर्न, जिलोंग, वेंडिगो, बल्लारेट, गिप्सलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जब आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको ये दिखेगा विक्टोरिया प्रांत, तो विक्टोरिया प्रांत में ये आयोजित हो रहा है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने जीता है। तो नीदरलैंड ने इसको जीता है, एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसको हराकर जीता है, ये हराया है इसने जर्मनी को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा खिताब इसने अपने नाम किया है। नीदरलैंड सबसे सफल टीम रही है। नीदरलैंड की राजधानी कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है और मार्क रूटे यहाँ पर प्रधानमंत्री है। मुद्रा यहाँ पर जो चलती है वो यूरो चलती है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2022 तक वैश्विक व्यापार वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया है। WTO का अनुमान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो अनुमान को इसने संशोधित किया है। पहले इसने 4.7% कहा था, लेकिन अब 4.7% नहीं, इसने कहा है ये 3% के बराबर रहेगी। 3% रहने का इन्होंने अनुमान लगाया है, क्योंकि जो यूक्रेन रसिया क्राइसिस चल रहा है, कोरोना की मार पहले ही पड़ चुकी है। देखिए आगे क्या होता है, अभी कोरोना का अगला जो पड़ाव है वो आता है कि नहीं, तो ये इस कारण से इसने नीचा कर दिया है, इसको कम कर दिया है। 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उद्धार के लिए जितना कार्य इन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता। उनके लिए ईश्वर तुल्य है। कानून और न्याय मंत्री हमारे यहाँ थे। 1990 में इनको मरणोपरांत जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न, कभी आपसे पूछ लिया जाए कब दिया गया या नहीं दिया गया, तो 1990 में इनको दिया गया। बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये सब इनकी किताबें हैं। बाकी जो फेमस किताबें आप जानते हैं, इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी आर्थिक विषयों पर भी। तो आर्थिक मुद्दों पर भी बहुत अच्छे विचार अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने व्यक्त किए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये जयंती जो मनाई गई, ये कौन सी जयंती थी। 2015 से आधिकारिक अवकाश के तौर पर 14 अप्रैल को हम मनाते हैं इनकी जयंती। 2015 में जब ये गवर्नमेंट बनी थी, मोदी जी की गवर्नमेंट, तो उन्होंने 2015 से इसको शुरू किया था और ये इस बार जयंती मनाई गई है 131वीं। कौन सी? 131वीं, 131 ये जयंती मनाई गई है।
निम्नलिखित में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा भी है कि किस आधार पर सिलेक्शन होते हैं। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, अपने गृह मंत्री जी के बेटे, अमित शाह जी के बेटे, बहुत बड़े ये क्रिकेटर हैं, इनसे बड़ा सफलतम क्रिकेटर अभी तक कोई नहीं है, जय शाह। इन्हीं को अभी आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, हर एक पार्टी और हर एक व्यक्ति जो राजनीति में है या कहीं भी, तो भाई भतीजावाद, अपने बच्चे की चाहत, इन सबसे बच नहीं पाता है। वही यहां पर भी आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? उपभोक्ता की बात हो रही है, सबसे ज्यादा सोने का खपत कहां पर होता है? तो भारत सेकंड पोजीशन पे है, भारत की फर्स्ट पोजीशन नहीं है। तो कोरोना के दौरान एक चीज जानिएगा कि पूरे दुनिया में और भारत में कोरोना के दौरान भी सोने की खपत बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन सोना होता है। तो भारत जो है ये सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन चीन जो है ये फर्स्ट पे है। चीन है ये प्रथम स्थान पर, चीन पहला स्थान है, चीन के बाद भारत का स्थान आता है, याद कर लीजिएगा इसी समय। 2021-22 में रत्न और आभूषण का निर्यात बहुत बढ़ा है, 50% की इसमें वृद्धि हो गई है। और एक तरफ मंदी चल रही थी, दुनिया की स्थिति खराब थी, दूसरी तरफ सोने में ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए, एक वर्ग है जिनके पास पैसा है, उसमें कमी नहीं होती। पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी का आयोजन कहां किया गया? पहली बार ये हो रही है, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी है। इतना ध्यान रखना है इसमें कि ये महिला तीरंदाजी है, वुमेन्स आर्चरी है। तो इसका आयोजन आपका किया गया है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकादमी है, ये टाटा आर्चरी अकादमी, और वहीं पर ये किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? इसका नाम है आयरन बीम, लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है, और इसका सफलता परीक्षण जो किया गया है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है, जो यूएवी हैं, रॉकेट हैं, मोर्टार हैं, है ना, या लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, टैंक रोधी मिसाइलें हैं, इन सब को मार सकती है, इन सब को गिरा सकती है। और इनको गिराने में क्योंकि ये लेजर बीम का प्रयोग करती है, इसीलिए इसको लेजर बीम प्रणाली कहा जा रहा है। आयरन बीम है, लेजर बीम का प्रयोग ये करती है। हाथी बचाओ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। एक तो आपसे पूछा जाता है, मतलब एलिफेंट डे आपसे पूछा जाता है। एलिफेंट डे दूसरा प्रश्न है। एलिफेंट डे अगर आपसे पूछा जाए तो एलिफेंट डे 2022 जो है कब मनाया गया या कब मनाया जाएगा, अभी मनाया गया नहीं है, तो वो तो 12 अगस्त की डेट है, 12 अगस्त को मनाया जाएगा, है ना। तो 12 अगस्त को ये मनाया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों में अंतर है। ये 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को ये हाथियों के सामने बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे कठिनाइयां हैं, उनको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हाथी बचाओ दिवस, सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक प्रश्न पूछा जाता है, हाथी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो टाइगर प्रोजेक्ट, दूसरा आपसे पूछा जाता है एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया था, अगर प्रोजेक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर आपसे टाइगर प्रोजेक्ट पूछ लिया जाए तो 1973 में इसको शुरू किया गया था। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के अच्छे रिश्ते हैं और 20वीं ये हो रही है, 19 पहले हो चुकी हैं। संयुक्त वार्ता है, स्टाफ वार्ता है। भारत और फ्रांस में अभी ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नमेंट, ब्लू इकोनॉमी शब्द जो होता है वो रिलेटेड होता है महासागरों से संबंधित इकोनॉमी से। तो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नमेंट, इन दोनों मुद्दों पर समझौते हुए हैं, इन पे सहमति, इन पे ब्लूप्रिंट की तैयारी हुई। तो ये पेरिस में हुआ था, पेरिस में ये संपन्न हुआ है। अप्रैल 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर
कितना कर दिया गया। तो कितना किया गया है, ये पहले कितना था, पहले ये हुआ करता था 8.7%, 8.7% से घटाकर इसको 8% कर दिया गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। 2021 का ये गांधी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा जा रहा है। डॉक्टर भूषण कुमार, सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, एम वेंकैया नायडू, या ए और बी दोनों सही है। ये जो पुरस्कार है हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने प्रदान किया। चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं भूषण कुमार, कहाँ के डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ के, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है, इन दोनों को ये मिला है, व्यक्तिगत श्रेणी में इनको और संस्थागत श्रेणी में इसको। गुजरात का ये ट्रस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, गुजरात का इसको मिला है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है। वायुसेना ने किया है, और ये जो संस्थान है जिसके साथ भाई टेक्नोलॉजी को बताएगा, कुछ तकनीकी रखरखाव के बारे में, कुछ प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेगा, तो आईआईटी रुड़की के साथ ये समझौता हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ ये पहल की जा रही है कि हमारे संस्थान ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमारे यहाँ की रखरखाव की चीजें हो या नए इनोवेशन की बात हो या कुछ भी करना हो, सब कुछ वो करें। वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। 2023 में होना है और ये किया जाएगा भारत में। इसमें भाग बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, नेपाल भी है इसमें, मैक्सिको, ये सब टीमें लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन 2023 में 16 देशों की 22 टीमें इसमें शामिल होंगी। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय लेखक हैं और ये गुरु हैं, बहुत सारे इनके चेले हैं, और ये बहुत टेक्नोलॉजी प्रिय व्यक्ति भी हैं, खुद पायलट भी हैं, अपना निजी प्लेन भी मतलब ये उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर है इनके पास। प्रेम रावत जी 58 देशों और 5 भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है, हियर योरसेल्फ का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रखना है आपको। डेनमार्क के कोपेनहेगन में ये हुआ है, दानिश ओपन स्विमिंग मीट, और इसमें पुरुषों की 200 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है साजन प्रकाश ने। आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है कि दानिश ओपन स्विमिंग मीट, जो कि मुश्किल है पूछा जाना, तो ये कोपेनहेगन में हुआ है, और इसमें साजन प्रकाश को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्या है, तो एक तैराक है, ये तैराक है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक है वेदांत माधवन, ये जो बी ऑप्शन दिया है, इन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, रजत पदक इन्होंने जीता है। और वेदांत माधवन जो है ये आर माधवन आप जानते हैं ना, 3 इडियट वाले, तो आर माधवन के बेटे हैं, अभी 16 साल के हैं। रेडियो अक्ष क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्सिस। इसको एक्सिस की जगह अगर अक्ष ही लिखा जाए तो ज्यादा सही है। रेडियो अक्ष क्या है, तो भारत का ये क्या है, पहला जेल रेडियो है या दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नागपुर में इसको लॉन्च किया गया है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। वहां पर द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन संस्था है, उसने इसको लॉन्च किया है। किस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कौन सा संस्थान ऐसा कर सकता है। सरकारी जो आंकड़े हैं उनको जारी करने का राष्ट्रीय डेटा और उनकी एनालिसिस भी ये करेगा, तो ऐसा प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किस योजना को चुना गया। कौन सी योजना है जो चुनी गई है। एक योजना शुरू हुई थी हमारी, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक जो योजना है उसको उड़ान के नाम से आप जानते हैं, उड़ान योजना को इसमें चुना गया है। उड़ान जो योजना है ये कब शुरू की गई थी,
उड़े देश का आम नागरिक योजना कब स्टार्ट हुई थी, लॉन्च कब हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। ये योजना लॉन्च हुई थी 2017 में। 2017 में 23 अप्रैल को ये योजना लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य था स्टेट लेवल पे स्टेट सरकारों से बात करके संयुक्त रूप से वित्त पोषण करके लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और व्यापक बनाना, कवरेज भी उसका बढ़ जाए और चीप भी हो जाए। तो ये बात इसमें ये उद्देश्य देख के चला गया था। संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महामारी ने पिछले साल लगभग कितने लोगों को गरीबी में डाल दिया, और गरीबी में नहीं, गंभीर गरीबी में डाल दिया। ये एक आंकड़ा जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में। तो उसमें कहा गया कि लगभग 77 मिलियन अतिरिक्त लोग गंभीर रूप से गरीबी में इस महामारी के कारण ढकेल दिए गए हैं, यानी कि उस स्थिति में पहुंच गए हैं। और वो अभी चल ही रहा था, कोरोना संकट, कोविड संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था, और उसी समय यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध आ गया। तो ये कहते नहीं है एक सोने पे सुहागा होना, तो एक बुराई में सोने पे सुहागा ये हो गया। अगला जो प्रश्न है, पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इसकी ऊंचाई है 165 फीट, मोइरंग में फहराए जाने का निर्णय लिया गया। अब पूछा जा रहा है कि ये मोइरंग कहाँ है। यहाँ के, मैं आपको मुख्यमंत्री सीएम का नाम बता रहा हूं। सीएम है यहाँ के एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह, तो एन वीरेन सिंह सीएम है आपके मणिपुर के। तो वहीं पर ये सबसे ऊंचा, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है, 165 फीट, मणिपुर में फहराया गया है। स्थान का नाम इंपॉर्टेंट है, मोइरंग। तेज गेंदबाज हामिस बेनेट क्रिकेट कैरियर से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी। वे किस देश से हैं? अभी इनकी उम्र 35 साल थी, संन्यास इन्होंने ले लिया है। 17 साल से ये क्रिकेट खेल रहे थे, 17-18 साल के थे तब से ये खेल रहे थे, और इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेला। ये किस देश से है अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूजीलैंड के। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता था, है ना, पेसर के रूप में जाना जाता था, तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता था। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो 4 निकाय हैं जिनमें चुना गया है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक पहला है इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। दूसरा है सामाजिक विकास आयोग। तीसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति। चौथा है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। ये इसमें नहीं शामिल है। अफ्रीका के लिए ये जो दिया है ये नहीं शामिल है। इसको विकास के लिए आप ध्यान रखिएगा, विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आयोग है उसमें भारत को चुना गया है। ये चारों आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। 2018 में ये पहली बार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो समिति है उसके लिए चुना गया था, और एशिया प्रशांत सीट के लिए इसका चुनाव हुआ था। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के अंतर्गत देश की दूसरी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पहली प्रतिमा का जो अनावरण हुआ था, क्या उसके बारे में आपको पता है? 2010 में आप जाइए शिमला, तो शिमला में आप जब जाएंगे तो ऊंचाई पर शिमला में नॉर्थ में, शिमला के नॉर्थ में आप जाएंगे तो शिमला के नॉर्थ में एक मूर्ति स्थापित की गई थी हनुमान जी की, बहुत विशाल प्रतिमा है। तो और दूसरी प्रतिमा अभी मोरबी, गुजरात में स्थापित की गई है। तो पहली यहाँ पर, दूसरी मोरबी में, और तीसरी प्रतिमा तमिलनाडु में रामेश्वरम में स्थापित होगी, और चौथी प्रतिमा ये कोलकाता में स्थापित होगी, पश्चिम बंगाल में। तो इन चारों को ऐसे कनेक्ट करके एक 4 धाम, हनुमान जी का 4 धाम ये बनाया जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक के अनुसार 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि गरीबी कम नहीं हुई है। यहाँ पर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि कम हुई है कि नहीं, ये तो आप इंटरव्यू में बताइएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक ने क्या ऐसा कहा है कि 12.3% गरीबी भारत में कम हुई है 2011 की तुलना में 2019 में? तो आप कहेंगे हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ऐसा वो कह रहा है। और शहरी भारत की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक हुई है। अगर शहरी भारत की तुलना करें
तो इस तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में अधिक कमी हुई है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अब गरीब लोगों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा घट गई है, कम हो गई है। तो दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। वही वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। वही वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। वही वर्ल्ड बैंक जिसमें 189 सदस्य हैं। वही वर्ल्ड बैंक जिसका आदर्श वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना, वर्किंग फॉर ए पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, है ना। निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना इसका मोटो है और इसका आदर्श वाक्य है। तूफान मेगी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तूफान जब आते हैं बड़ी विभीषिका लेके आते हैं, हम लोगों के लिए भी इसमें स्थान याद रखना जरूरी होता है। ये फिलीपींस में आया, बिल्कुल सही बात है। फिलीपींस के ट्रॉपिकल स्टॉर्म एटगन के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म एगटन, और ये लघु लेकिन विनाशकारी तूफान था, छोटा था लेकिन विनाशकारी था। पहला जो ऑप्शन दिया है शीतोष्ण, ये शीतोष्ण नहीं था, यह एक उष्णकटिबंधीय था। क्या था? उष्णकटिबंधीय था तूफान। तो ए ऑप्शन इसका सही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वह भारत के भावी थल सेनाध्यक्ष, वह सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। पहला प्रश्न बेसिक बनता है कि मनोज पांडे जो है ये थल सेना अध्यक्ष हैं या थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल सही है, वह प्रमुख के रूप में जो कोर ऑफ इंजीनियर से नियुक्त हुए हैं पहले अधिकारी हैं। नरवणे जी का ये स्थान लेंगे, वर्तमान में ये सेना प्रमुख थे जिनके बाद ये आ रहे हैं, और वर्तमान समय में भारत के सीडीएस का अतिरिक्त कार्यभार एम नरवणे के पास है। अतिरिक्त कार्यभार जो चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ का है वो किसी के पास नहीं है। ये किसी के पास नहीं है क्योंकि पिछले साल जब दिसंबर में दुर्घटना हुई थी और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी, बहुत दुखद घड़ी थी वो, तो उसके बाद ये खाली है पोस्ट, ये पोस्ट तब से खाली है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रफुल्ल कर का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे थे, क्या थे? उड़िया कलाकार थे, गुजराती थे या मराठी थे, मलयाली थे, कहाँ के कलाकार थे? यूपी से तो नहीं थे, विकल्प में भी नहीं दिया है। यह एक उड़िया कलाकार थे, लोकप्रिय उड़िया गायक थे, संगीत निर्देशक भी थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। साइंस का प्रश्न है, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। निम्न में से लीवर का कौन सा कार्य नहीं है? पढ़ के बताइए इसको। संक्रमण और बीमारी से लड़ना, शरीर से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, रिमूव करना, टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीन को नष्ट करना। कौन सा कार्य इसका नहीं है? खून को जमने में भी मदद करता है लीवर, शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है, पित्त मुक्त करता है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है, न कि नष्ट करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर है। हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सिंपल सा प्रश्न है। हुनर हाट जो स्थानीय कलाकार शिल्पकार हैं उनकी कला को संरक्षित करने के लिए, ये लोकल फॉर ओकल की जो बात होती है, वोकल फॉर लोकल की जो बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है उसके लिए इसका आयोजित किया जाता है। और इस बार ये कहां आयोजित हुआ बताइए? मुंबई में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन कहां किया गया? अभ्यास कृपाण शक्ति, ये अग्नि शक्ति अभ्यास जो ये हुआ है, तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ही इसको आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको किया गया है सिलीगुड़ी के पास। अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन सिलीगुड़ी के पास ये किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे के पास, ये दर्रा कौन सा है? सिंकुला दर्रा। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाना है।
16,580 फीट की ऊंचाई पे, बहुत ज्यादा ऊंचाई है। ये किसको कनेक्ट करेगी, किसको जोड़ेगी, आपसे पूछा जा रहा है। बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, ऐसे जगहों पर वही काम करता है। पीडब्ल्यूडी वहां पे कहां बना पाएगा, पीडब्ल्यूडी के बस की बात नहीं है। तो बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल है इस समय राजीव चौधरी, उन्होंने ये घोषणा की और उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। सम्मानित किया है नितिन गडकरी जी ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ये कैबिनेट मंत्री हैं। सरदार उधम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरदार उधम जो फिल्म है उसी के लिए इनको सरदार उधम, कभी कभी फिल्म भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस फिल्म के लिए किया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये हेल्थ केयर रिच लिस्ट की बात हो रही है, अलग से जारी हुई है। कोरोना के समय हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी से बूम किया, बहुत तेजी से हेल्थ सेक्टर इतनी तेजी से इसमें उछाल आया, सारे सेक्टर डाउन हो रहे थे क्योंकि दवाएं सबको चाहिए थी, मास्क सबको चाहिए थे, टेबलेट सबको चाहिए थे। तो ये साइरस पूनावाला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ये पूनावाला हैं, SII के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो इनको हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान इनको दिया गया है। और इनका जो स्थान है ये हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति किस देश में है, तो जहां से कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी को यह वरदान मिला। चाइना में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां पर है, चाइना में है। और चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर आपका यूएसए में है। चाइना में 34 है, यूएसए में 16 है, यहाँ पर 15 है, और जर्मनी में भी आपके मिलते हैं 11। और अगर इंडिया में पूछ लिया जाए कितने हैं, तो भारत में आपके हैं 9, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, किस कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। व्यक्तित्व वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चर्चा में जो व्यक्तित्व रहते हैं, तो विप्रो जो कंपनी है आईटी विंग के लिए, इन्होंने आईटी कंपनी है तो उसी के लिए इन्होंने चुना है सत्य ईश्वरन को कंट्री हेड के रूप में, कंट्री हेड के रूप में। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया। ये वैश्विक विकास दर की बात हो रही है, ये ज्यादा नहीं रहती है, 7-8% नहीं रहती है, ये कम ही रहती है, पूरे विश्व का एवरेज है ना ये, तो 3.2% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले इसने कहा था 4.1%, लेकिन अब इसने इसको घटा दिया है, यूक्रेन रसिया संकट, कोरोना, इन सब कारणों से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की शुरुआत कब की गई थी। 16 अप्रैल 2022 तक अभी एक आंकड़ा जारी हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जो मंडाविया हैं, उन्होंने चौथी वर्षगांठ जब इसकी मनाई जा रही थी तो इन्होंने कहा कि अभी तक की जो उपलब्धियां थी उनको गिनाते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये चौथी वर्षगांठ थी और 2022 में चौथी वर्षगांठ है, यानी कि 2018 में 14 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था, है ना। और 2018 जब 14 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था तो एक इसमें प्रश्न भी पूछा गया था। एक गांव पड़ता है जंगला, है ना, जंगला गांव पड़ता है आपका बीजापुर में, और बीजापुर कहाँ का, बीजापुर आपका छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जंगला, वहीं से इसको शुरू किया गया था। स्पेन में आयोजित 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डोमा राजू गुकेश ने जीता है। डोमा राजू गुकेश ने जीता है, डीआर गुकेश भी इनको कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया
किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? क्रिप्टो आभासी मुद्रा है, आप जानते हैं। रियल में कुछ नहीं होती है, जैसे आप रियल मीटिंग नहीं करते हैं और फेसबुक पे फोटो देख के बात करते रहते हैं एक दूसरे की, व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं, रियल मीटिंग नहीं होती। वीडियो कॉल भी आप कर लेते हैं, वहां तो कुछ देखते भी हैं, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं देखना है। क्रिप्टो करेंसी में तो आपको कुछ देखना ही नहीं। तो क्रिप्टो समर्थित एक भुगतान कार्ड भी लॉन्च किया गया है नैक्सो के द्वारा। और ये नैक्सो जो है ये कहाँ की कंपनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लंदन की कंपनी है। कहाँ की? लंदन की कंपनी है और दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड इसने लॉन्च किया है और इसके लिए इसने समझौता किया है मास्टर कार्ड से। मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड से इसने समझौता किया है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे गठित 12 सदस्यीय, तो इस पर एक्सप्रेसवे पर गठित आप कर लीजिए, 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन इसका अध्यक्ष है? दिल्ली देहरादून के बीच में आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारा का विकास हो रहा है। तो एक्सप्रेसवे पर, आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे पर 12 सदस्यों की जो टीम है उसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023 की बात हो रही है, उसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया? ये आईएमएफ का आंकड़ा है और आईएमएफ का आंकड़ा ये इंडिया के बारे में है। अब यहां पर इसने पहले जो अनुमान रखा था वो 9% रखा था, लेकिन अभी इसने 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का आयोजन का, पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आप लेके जा सकते हैं। स्वामी नारायण अक्षन धाम मंदिर जो गांधीनगर में है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम ये वहां पर लगाए गए हैं और उसी का उद्घाटन अभी किया गया है। जर्मन टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज की गई है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नैट पोलरैक्स 8 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नैट पोलरैक्स 8 का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है? नैट पोलरैक्स ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, पहला तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इसका जो आयोजन किया गया है ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है ना। श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मारमागांव जो बंदरगाह गोवा में पड़ता है वहीं से इसको शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र 6 आधिकारिक भाषाएं रखता है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? हर साल 20 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है। चीनी भी इसमें शामिल है, चीनी जो भाषा है, चीनी लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। तो 6 जो भाषाएं उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी है, चीनी है, अंग्रेजी, चीनी, अरबी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीनी, स्पेनिश और कौन सी बची? एक बची इसमें फ्रेंच। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 भाषा है। ये चीनी भी है। टर्की भाषा इसमें नहीं है और ना हिंदी है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आप कॉन्फिडेंस में आके और ओवर कॉन्फिडेंट होके कह दे कि हिंदी भी है। मोदी जी तो जाके हिंदी में बोल आते हैं सबको। एनसीएक्स इंडिया क्या है? व्हाट इज एनसीएक्स इंडिया? तो भारत की साइबर सिक्योरिटी, भारत की जो साइबर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात की जाए या राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना जो घटनाएं होती रहती हैं उनकी बात की जाए तो उसके लिए एक अभ्यास कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो पाए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एनसीएक्स इंडिया वही अभ्यास है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कहाँ की है? ये उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस यूएसए की, और उनकी रक्षा सलाहकार के रूप में शांति सेठी को नियुक्त किया गया। किसको? शांति सेठी को नियुक्त किया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसमें क्यों है? क्योंकि ये भारत और भारतीय अमेरिकी नौसेना, मतलब ये वो है भारतीय मूल की हैं और नौसेना
में ये काम कर रही थी वहां की। तो भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी जो है अब यहाँ पर रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गई। तो भारतीय मूल का जो कोई व्यक्ति होगा, बाहर कहीं जाएगा तो अगर कुछ कर पा रहा है, बड़ी बात है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी का नाम क्या है? 6 पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत डेवलप की जानी थी। 6 पनडुब्बियां ये डेवलप की जानी थी। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बियां थी, दूसरी बात है। और भारतीय नौसेना ने अभी मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेट वेसिल में फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी जो पनडुब्बी है और यही आखिरी पनडुब्बी है, उसको लॉन्च किया है। ये जो पनडुब्बी है इसका नाम है बगरीस। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली पनडुब्बी कलवरी थी, दूसरी पनडुब्बी खांडेरी थी, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। वगीर जो थी ये 5वीं पनडुब्बी थी। तीसरी पनडुब्बी कौन सी थी? तो पनडुब्बी तीसरी थी करंज। चौथी कौन सी थी? चौथी थी वेला, नाम याद रखिएगा। तो पहली कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला, 5वीं वगीर और छठी ये है आपकी बक्सीर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला 99.999 यानी कि लगभग 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां प्रारंभ किया गया? कहां पर प्रारंभ किया गया? तो इसको प्रारंभ किया गया जोरहाट, असम में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आईओसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ओआईसी कहेंगे इसको, ऑयल इंडिया लिमिटेड के ओआईएल एक्सटेंडली, सॉरी सी मैं बार बार लिख दे रहा हूं, कंपनी लेकिन लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ओआईएल के द्वारा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता इसकी है और 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके ये बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा कहां से? बिजली से बनेगा, बिजली से बनेगा, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। तो ये 100 प्रश्न हमने देखे हैं, 60 प्रश्न बचे हैं। अगले एपिसोड में इसको हम कर लेंगे। इसको आप लोग एंजॉय करिए और आपकी जो और करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज है उनको भी तेजी से अब आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग देखते रहिए, अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करिए। आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए 6307281212। ये हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं और इस पे आप टेस्ट सीरीज लिखकर भेज देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।